हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। अब हम देखते हैं साउथ अमेरिका के अंदर कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को। जब ये सारा वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो घटनाक्रम हो रहा था या उससे पहले या उसके बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमने एशिया के अंदर देख लिया क्या सिनेरियो था। यूरोप के अंदर तो हम जानते ही हैं कि कॉलोनियल पावर्स मेनली यूरोप के अंदर थी कॉन्सेंट्रेटेड, और अफ्रीका की कहानी हम लोगों ने जानी। अब हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की, यानी कि साउथ अमेरिका की। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बारे में क्या जानते हो। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, यूएसए कहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका के, साउथ अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद आप लोग मुझे ये बताओ कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट ज़्यादा डेवलप्ड है या साउथ अमेरिकन? नॉर्थ अमेरिकन। साउथ अमेरिका जो है वहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं, क्या मैं उनको ग्लोबल साउथ का पार्ट कह सकता हूँ इकोनॉमिकली और इंटरनेशनली आज के टाइम के हिसाब से? ग्लोबल साउथ वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। डेवलप कंट्री तो कोई भी नहीं है ना वहाँ पर, बिल्कुल। और सारी डेवलप कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका में मिलेंगी आपको, है ना? ठीक है। उसके बाद आप मुझे ये बताओ कि साउथ अमेरिका के अंदर एक कंट्री सबसे बढ़िया कौन सी है एनवायरमेंटली? हाँ, दुनिया की सबसे बढ़िया कंट्री एनवायरमेंटली ब्राज़ील। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर क्या पाए जाते हैं साउथ अमेरिका के अंदर? अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ देखने को मिलता है? ब्राज़ील में, ठीक है। और अमेज़न रिवर के बारे में क्या जानते हो? वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है कि लार्जेस्ट रिवर है? लार्जेस्ट रिवर है, क्योंकि लॉन्गेस्ट तो कौन सी है? नाइल, ठीक है। और जो अमेज़न रिवर है वो जो होकर गुजरती है, ब्राज़ील से होकर गुजरती है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मतलब आप जानते हो, मुझे बस इतना ही जानना था। एक बार के लिए हम ना क्या करते हैं, साउथ अमेरिका का मैप निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये वाला, ये सही है। प्रॉपरली विजिबल है, ठीक है, ओके। मुझे ये बताना ज़रा आप लोग, नॉर्थ अमेरिका ये ऊपर है, ग्रीन वाला कॉन्टिनेंट, इसको मान लूँ मैं यहाँ पर, है ना? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ये जो बीच में से छोटा सा लैंडमास का जो टुकड़ा जोड़ता है, ये क्या है? स्ट्रेट ऑफ पनामा, ठीक है। ठीक है, आपने ये देख लिया। एक बात और, इक्वेटर यहाँ से पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ से पास हो रहा है, ओके। और बगल के आसपास जगह देख लो ज़रा आप थोड़ी सी, नीचे एंटार्क्टिका है, सदर्न ओशन यानी कि कॉन्टिनेंट अपना, साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ऊपर है कैरिबियन सी, ओके। एंड एक बात और बता दूं मैं, छोटी छोटी जो टेरिटरीज होती है ना दोस्तों, ये जो ऊपर मैक्सिको तक तो है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद वैसे तो इस वाले ग्रीन हिस्से को भी आप नॉर्थ अमेरिका कह सकते हो। मैं आज मतलब, अब आप कहोगे सर ये टॉपिक इसका क्या लेना देना, मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में मैं पहले ही आपको चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि
इस कॉन्टिनेंट के बारे में जनरली हम लोग सुनते कहाँ हैं। जैसे श्रेया याद है लास्ट मंथ के आर्टिकल के अंदर हमने वो कवर करा था, वो वाली चीज़ के इंडिया के रिलेशन साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ, और वहाँ पर चाइना ने ऑलरेडी अपनी पहुँच बना रखी है। अब मुझे सीरियसली बताना, जब उस बॉक्स के अंदर वो सारी नई नई जो कंट्रीज़ आई थी, क्या हम उनके नाम जानते थे क्या? नहीं ना, नए नाम थे ना सारे के सारे। लेकिन अब आर्टिकल आया तो यानी कि भारत का फोकस अब यहाँ पर भी जा रहा है, ठीक है। तो आप इतिहास तो किसी का तब समझ पाओगे, पहले उसकी ज्योग्राफी को तो समझ लो कि क्या है, ठीक है, तब आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बता रहा था, हाँ, ये मैक्सिको तक अगर आप देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो ना माउस मेरा, ये मैक्सिको, ये तो है नॉर्थ अमेरिका। ये जो लाइट ग्रीनिश जो पार्ट है ये वाला, ये हालांकि नॉर्थ अमेरिका का पार्ट ही माना जाता है, लेकिन इस पूरे हिस्से को कहते हैं हम लोग सेंट्रल अमेरिका। यहाँ पर भी कुछ कुछ छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आपकी सारी कंट्रीज़ जो कि हैं, ज़्यादा कंट्रीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती नहीं है। एक आपका है उरुग्वे, और उरुग्वे की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर लोग ना घोड़े मारकर खाते हैं, हॉर्स खाते हैं यहाँ पर लोग, ठीक है। अर्जेंटीना, लेंथीएस्ट कंट्री जो है हाइट वाइज वो है चिली, इसको चिली बोलते हैं, कई लोग चाइल बोलते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन चिली होती है, ठीक है। बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनेम, फ्रेंच गुआना, ठीक है, या फ्रेंच गिनिया भी बोल सकते हो आप इसके। ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है अभी भी यहाँ पर, ठीक है। और ये है आपका ब्राज़ील, इक्वेटर की लाइन बीच में से पास होती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आप आ जाओ यहाँ पर, अगर हम इसके बहुत पुराने इतिहास के बारे में बात करें, साउथ अमेरिका के प्राचीन इतिहास के बारे में अगर हम लोग जाएं, यहाँ पर दो प्रकार के सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करते थे। एक था माया सिविलाइजेशन, या जिसको मायन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, और एक था एस्टेक सिविलाइजेशन। वो एस्टेक सभ्यता के ही लोग थे। याद करो, जब मैं आपको मनी एंड बैंकिंग के अंदर बताता रहता हूँ कि कॉफ़ी बीन जो है वो एक मनी की तरह यूज़ हो चुका है पास्ट में, याद है? उसकी जो शुरुआत हुई थी ना, वो एस्टेक सभ्यता से ही हुई थी। और मायन सिविलाइजेशन में देयर इज़ अ एविडेंस ऑफ कि यहाँ की जो रानी है वो सोप एंड लूफा से नाती थी, लूफा, ठीक है। ये एविडेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं बहुत पुराने इतिहास में, ठीक है। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आप कहोगे ये सर चीज़ें काम की हैं हमारी क्या? देखो, मुझे पता थी तो मैंने बता दी, और थोड़ा बहुत ये वाली बातें आप ना जो कृष्णा रेड्डी की जो बुक है हिस्ट्री की, आप वहाँ पर सीख लोगे। और उससे पहले मैंने इसके बारे में, मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने कहाँ पढ़ा था, मनी एंड बैंकिंग के कंटेक्स्ट में मैं इसको पढ़ चुका हूँ। नितिन सिंघानिया मेरा सोर्स नहीं था, लेकिन इधर उधर से सोर्स से मुझे पता था। अब बस मैंने आपको बता दिया, इतना ही जानना है इसका, क्योंकि कुछ लिंक नहीं है हमारे इंडिया से, या फिर आपको यूपीएससी में कुछ इससे क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब क्या हुआ था, यूरोपियंस ने अमेरिका की डिस्कवरी नहीं करी थी, ठीक है। अमेरिका को डिस्कवर कौन से पर्सन ने करा था? क्रिस्टोफर कोलंबस। उसकी क्या खास बात थी? वो इंडिया आना चाह रहा था और वो कहाँ पहुँच गया था? अमेरिका। और वास्को डी गामा कहाँ जाना चाह रहा था? वो अमेरिका जाना चाह रहा था और वो इंडिया पहुँच गया था। कोलंबस, हाँ सही है। तो 3 सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे इन कहाँ पर देख लो। एक सेंट्रल अमेरिका में, मैक्सिको में। अब समझ गए मैं आपको क्यों इतनी देर से मैप दिखा रहा था? ये सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको वाला पार्ट यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार इसके ऊपर एम्फसाइज करवा रहा था। उसके बाद साउथ अमेरिका के अंदर पेरू, तीन सेंटर्स थे यहाँ पर सिविलाइजेशन के जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। मैक्सिको इन सेंट्रल अमेरिका, पेरू इन साउथ अमेरिका। अभी और भी आगे भी दिखाता हूँ मेरे को, पहले आप देख लो। ये ये आपका मैक्सिको और आपका पेरू, ये रहा, ये लिखा हुआ है ना पेरू इन साउथ अमेरिका, ये रहा आपका पेरू, ठीक है। आगे
जब भी आपको कोई चीज़ कभी भी समझ में ना आए ना किसी भी पार्ट में, ज्योग्राफी वगैरह में, तो मैप ज़रूर खोलो या फिर उस चीज़ को सर्च मारने के लिए कि उसका अवतार कैसा दिखता है, आप गूगल इमेजेस का यूज़ ज़रूर करा करो। हालांकि वो काम मैं इंश्योर करने की कोशिश करता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ छूटे ना, लेकिन आप पर्सनल लेवल पे जब रिवीजन कर रहे हो तो ये काम ज़रूर करा करो। जो माया, इंका और एस्टेक सभ्यता जो थी, जो सिविलाइजेशंस थे, ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे। यहाँ पर बड़ी सारी स्टेट्स जो थी इन एरियाज़ में, इन सिविलाइजेशंस के एरियाज़ में एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, जैसे याद है ना बहुत पुराने समय में जब हम प्लेटो के बारे में डिस्कस करते हैं तो एंशिएंट ग्रीस, एंशिएंट रोम में सिटी स्टेट्स एग्जिस्ट करा करती थी, याद है? ऐसे ही यहाँ पर था। ओके, उस ज़माने के अंदर ये काबिल तारीफ इसलिए भी है बिकॉज यहाँ पर जो सरकारें एग्जिस्ट करती थी दे वर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड दे वर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। 11वीं शताब्दी के आसपास बड़ी सारी जो सिटी, लार्ज साइज़ की जो सिटीज़ होती हैं जिसके अंदर एडवांस फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट होती है, उन्होंने मिलकर सब ने अपने आप को एक लीग बना लिया। अब लीग कुछ भी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पता है, सारी प्रिंसी स्टेट्स वगैरह सब कुछ मिलकर इंडिया क्या बन गया? इंडिया बिकेम अ यूनियन। तो यहाँ पर ये जो बड़ी सारी जो सिटीज़ थी जो इंडिपेंडेंटली गवर्न करती थी, अपने आप को रूल करती थी, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ लीग या इन द फॉर्म ऑफ यूनियन ऑफ मायापन। अब इसी को बोला जाता है ये लीग ऑफ मायापन, या फिर आप इसको सिंपल भाषा में बोलो माया सिविलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर शामिल कौन कौन थे? नेटिव अमेरिकन्स, अमेरिकन इंडियंस, नेटिव अमेरिकन्स, अमेरिकन इंडियंस। और यहाँ पर जो इंडियंस जो रहते हैं उनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? एनीवन? वेरी गुड, रेड इंडियंस। आप लोगों को पता होगा, याद है क्लास 12th में हमारे ठकुराइन एक चैप्टर था इंग्लिश का जिसमें हॉस्टल में एक लड़की रहती है और उसका भाई रहता है और वो रेड इंडियन होते हैं और उसको डिसिप्लिन कस्टम वगैरह वहाँ के पसंद नहीं आते और उनके कम्युनिटी में बड़े बाल रखना एक वो होती है, उनकी शान होती है। और जो वार्डन होती है हॉस्टल की उसको बेड के नीचे से घसीट कर निकालती है और उसके बड़े बड़े बाल काट देती है और उसको ऐसा लगता है कि उसकी कम्युनिटी की जो शान थी वो चली गई उसके साथ ही। चैप्टर का नाम था मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड और उस जो लड़की थी उसका नाम था जिद काला सा, अगर आपको याद हो। अच्छा नहीं, बाकी आप लोगों में से बाकी किसी लोगों ने शायद से सुना उसको, इसलिए मैं बता रहा था। तो फॉर ओवर वहाँ पर रेड इंडियंस की कहानी मतलब जो बताई गई थी, मतलब जो जिद काला सा थी वो रेड इंडियन थी। ठीक है, तो फॉर ओवर 100 ईयर्स लीग ऑफ मायापन या फिर मायन सिविलाइजेशन लास्ट करती है। हालांकि मायापन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। मायापन क्या कि लीग है ना, यूनियन है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी दूसरे सिटीज़ जो थे वो कंटिन्यू करते रहे। अब ये ख़त्म कैसे हुआ? मैक्सिको में, ये ऊपर से मैक्सिको में यहाँ पर रहते थे एस्टेक सभ्यता वाले लोग, एस्टेक सिविलाइजेशन जिन्होंने बनाई हुई थी, उन्होंने यहाँ पर पेरू पर इन्वेजन करी थी। तो देखो एस्टेक्स जो थे फ्रॉम मैक्सिको, दे कॉन्कर्ड द माया कंट्री इन द 14th सेंचुरी एंड दे फाउंडेड देयर कैपिटल सिटी ऑफ टेनोच टाइटलन। ये आपके लिए पहली बार नाम आपने आई थिंक फर्स्ट टाइम सुना होगा। इसको हम लोग कहते हैं टेनोच टाइटलन। लगभग 2 दशक तक, 200 सालों तक जो एस्टेक्स थे वो यहाँ पर रूल करते रहे मायन कंट्री को विद देयर कैपिटल सिटी ऑफ टेनोच टाइटलन। अब क्या होता है,
यूरोप की नज़रें, यूरोपियन पावर्स की नज़रें इधर उधर तो थी सब पे कब्जा करने से रिलेटेड। अब यूरोप के अंदर जो कॉलोनाइजेशन जो स्टार्ट होता है, सॉरी, यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा जो कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होता है, अब देखने वाली बात ये होगी क्या ये सेंट्रल अमेरिका या फिर सदर्न अमेरिका तक भी कॉलोनीज बनाते हैं अपनी। बात है 16वीं शताब्दी की, 1519 के आसपास की, जब एज़टेक सभ्यता वाले अपनी पावर की चरम सीमा पर थे। पूरा का पूरा जो एम्पायर था इनका वो ध्वस्त हो गया। यहाँ पर कुछ लोग बाहर से चले आए थे इन्वेजन करने, और ऐसा बोला जाता है कि हंसी मजाक के अंदर, मतलब देवर एडवेंचरस इन द सेंस के हंसी मजाक करने गए हैं और घूमने गए हैं, एक्सप्लोर करने गए हैं, उसी एक्सप्लोरेशन के चलते चलते पूरा सिविलाइजेशन ही ध्वस्त कर मारा। विच वर लेड बाय स्पेनियर्ड नेम्ड, स्पेनियर्ड मतलब क्या है कि स्पेनिश सभ्यता का एक फोर्स मतलब इनकी थी, एंड इसको लीड कर रहा था हर्नन कॉर्टेस। अभी स्पेनियर्ड क्या है आप यहां पर चाहो तो लिख सकते हो, ये स्पेनिश फोर्सेस। और स्पेनिश फोर्सेस कहां से, किसका लिंक है? स्पेन। अब उस टाइम पर नाम यही था कि नहीं था वो मत सोचना, बस आप ऐसा मान लो कि यूरोपियन पावर्स ने बेसिकली इन पे कब्जा कर, इसकी वजह से जो मैक्सिकन सिविलाइजेशन था वो कोलैप्स हो गया। और मैक्सिकन सिविलाइजेशन इसी को बोला जा रहा है, जो एस्टेक जो थे अपने मैक्सिको को भी तो संभाल रहे थे ना, वो ओरिजिनल तो वो इनहेबिटेंट यहाँ के थे ना, वो इसको कैसे छोड़ देंगे अगर वो यहाँ पर पेरू तक आ गए हैं ना। तो विद इट द ग्रेट सिटी ऑफ टेनोस्टाइटलन ऑल्सो पेरिश्ड, एंड दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट जेनोसाइड। और एक जेनोसाइड किसने लीड करा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर? हिटलर ने, जर्मनी में, है ना, अगेंस्ट ज्यूस। इसको भी बिल्कुल ऐसे ही माना जाता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए थे, काटे गए थे। दूसरा एक और फेमस जो था, वो भी एक फेमस कॉन्करर जो था वो भी एक स्पेनियर्ड ही था, बाय द नेम ऑफ फ्रांसिस्को पिज़ारो। और ये लोग अपनी भाषा में इसको बोलते हैं, जो कॉन्करर होता है, कॉन्क्विस्टाडोर। हु लेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इनकैन एम्पायर। इनकैन एम्पायर कहाँ था? ये भी साउथ अमेरिका का पार्ट था। बाद में जो स्पेनियर्ड जो थे उन्होंने पेरू को ही पार्ट बनाया ऑफ देयर डोमिनियंस, यानी कि पेरू को कुल मिलाकर कॉलोनी बना लिया अपनी। बाय द लेट 18th सेंचुरी अब यहाँ पर जो डिमांड थी पॉलिटिकल फ्रीडम को लेकर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी को लेकर, इकोनॉमिक सेल्फ डिटर्मिनेशन को लेकर, ये पूरे के पूरे लैटिन अमेरिका में छा गई। देयर वर ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन हेथियन स्लेव्स, कॉलोनिस्ट एंड आर्मीज ऑफ द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच कॉलोनाइजर्स, यानी कि सारे के सारे लोग लड़ रहे हैं साउथ अमेरिका के वेरियस रीजन्स को अपनी क्या बनाने के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए, और नेटिव साउथ अमेरिकन लड़ रहे हैं फॉर डीकोलोनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ डीकोलोनाइजेशन स्ट्रगल्स। तो ये जो डिमांड थी ये किसने लीड करी थी कि जो हेथियन स्लेव्स हैं इनको आज़ादी मिले, बदुआ मजदूरी इनसे ना करवाई जाए। हाँ, ये वाली जो स्ट्रगल है इट वाज लेड बाय ट्यूसेंट लोवर्चर। ट्यूसेंट
लोवर्चर नाम है उसका, वैसा क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग 1791 टू 1804। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो हेतियन लोग थे दे गेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ फ्रांस। और हेती उसके बाद इट बिकेम द फर्स्ट कैरिबियन कंट्री टू थ्रो ऑफ स्लेवरी एंड फ्रेंच कॉलोनियल कंट्रोल, जिसने स्लेवरी को ख़त्म करवाया एंड अल्टीमेटली उसी के साथ साथ फ्रेंच कॉलोनियल रूल उसके साथ ख़त्म हो गया। एंड हेती मैं आपको दिखा देता हूँ जरा। ये आपका साउथ अमेरिका था नीचे तक, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ो पानी के रास्ते में, सेंट्रल अमेरिका ये है, कैरेबियन सी, और थोड़ा सा ऊपर जाओ, ये है आपका हेती, ये वाला हिस्सा। यूएसए के थोड़ा सा नीचे और साउथ अमेरिका के थोड़ा सा ऊपर। वर्ल्ड मैप में आपको यहाँ दिखता है, इधर इस वाले हिस्से में। और कहाँ पर है ये, नॉर्थ अमेरिका के थोड़ा सा नीचे, यूएसए के नीचे, गल्फ ऑफ मैक्सिको नीचे, गल्फ ऑफ मैक्सिको के नीचे, और साउथ अमेरिका के थोड़ा सा ऊपर। बगल में इसके क्यूबा, जहाँ पर क्या हुआ था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ूँ मैं, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ नेपोलियनिक इन्वेजन ऑफ स्पेन एंड पोर्चुगल। नेपोलियन कौन सी कंट्री से था, नेपोलियन बोनापार्टे कौन सी कंट्री से था, फ्रांस से, वेरी गुड। अब क्या हुआ, यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो ना कि फ्रांस की गवर्नमेंट के अंदर एक भूख है कि अलग अलग जगह पर जाकर वो कॉलोनी बनाना चाहते हैं। फ्रांस के लोग, जो इनके अंदर खानदानी परंपरा सभ्यता जो चलती रहती थी, आपको पता है ना श्रेया, कि लुई 16, लुई 15, लुई 14, ये लुई वाले ये पूरा खानदान था, है ना। जब ये सत्ता से हटते हैं तो फास्ट तरीके से, ड्रेडफुल तरीके से एक्सपेंशन जो करना चाहता था, जो सत्ता में आया पर्सन, वो आया नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो वर्ल्ड कॉन्करर था, है ना, आपने सुना होगा। एक युद्ध में हार गया था जिसके बाद नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी। डू यू नो द नेम ऑफ दैट बैटल, एनीवन ऑफ यू? कौन से युद्ध में हारा था नेपोलियन जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी, फिर खत्म हो गया था उसका रूल? नहीं पता, मैं बताता हूं। बैटल ऑफ वाटरलू, अब याद आया, 9th क्लास, बैटल ऑफ वाटरलू। करेंटली इट इज़ अ सिटी इन ओंटारियो, कनाडा, सुना होगा ना। एंड यहाँ देखिए, बैटल ऑफ वाटरलू वॉज फॉट ऑन संडे 18 जून 1815 नियर वाटरलू सिटी. A French army under the command of Napoleon, it was defeated by two of the armies of 17th coalition. अब वो सब छोड़ो, क्या है क्या नहीं है, बस ये आप मान लो कि जो फ्रेंच आर्मी थी which was under Napoleon command, it was defeated.
तो यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको ये भी मिल जाएगी कि इट वॉज नेपोलियंस फाइनल डिफीट एट द हैंड्स ऑफ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, उसकी कंबाइन आर्मी। एंड नेपोलियन के बारे में आप जानते ही हो, नेपोलियन बोनापार्टे, ही वॉज एम्परर ऑफ फ्रांस। ठीक है, ये सत्ता में कैसे आया था? ये ना शुरू में एक फ्रेंच मिलिट्री कमांडर था, फिर पॉलिटिकल लीडर बना। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर इसकी जो तारीफ थी वो जो फ्रांस की जो जनसंख्या थी उसके बीच में बढ़ती चली गई। एंड ही लेड सक्सेसफुल कैंपेन्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी वॉर। और फिर जो उनका ख़ानदान था लुई 16 के बाद तो वैसे भी कोई नहीं था, और वो ख़त्म हो गया, और नेपोलियन जो है वो फ्रांस की गद्दी पर आकर बैठ जाता है। ठीक है, और ये था नेपोलियन आपका। ये ठीक है, अब समझ जाओ इस चीज़ को। जो अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशंस जो थे जब हुए, अच्छा अमेरिकन रेवोल्यूशन किससे आज़ादी पाने के लिए हुआ था बताओ? वेरी गुड, अमेरिका को भी आज़ाद कब्जा कर रखा था किसने? यूके ने, है ना? और वेरी गुड, आप लोगों को एक बात बताऊं मैं, ये जो हम लोग बोलते हैं ना अमेरिका का वैसे जो प्रॉपर जो मतलब कहीं पर भी जो थप्पा लग के जो ऑफिशियल जो नाम होता है हम उसको यूएसए ही बोलते हैं, राइट? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये सारे भी कुछ जो स्टेट्स थे, 50 तो नहीं थे, आज के टाइम में 50 हैं, उस टाइम पर कुछ 17-18 स्टेट्स थे। जब ये यूके से आज़ाद होते हैं तो इनको लगा कि दोबारा हम पे कोई कब्ज़ा ना कर ले, कोई आक्रमण ना कर दे और हमें कोई अपने कॉलोनी ना बना ले, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक कोलिजन बना लेते हैं हम लोग अपनी। और जब उन्होंने अपनी कोलिजन बनाई तो उसका नाम क्या रखा जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, बाद में ऐड होती चली गई और टेरिटरीज और ऐड होती चली गई। आज के समय में क्या है, कितनी हैं टोटल? 50। कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और आपको याद है ना अमेरिका के अपर हाउस में इक्वालिटी ऑफ सीट्स होती है सारी स्टेट्स के बीच में, 2 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच स्टेट, यानी कि टोटल कितने मेंबर्स होते हैं अमेरिकन कांग्रेस में? 100, है ना? पढ़ा था ना हमने लक्ष्मीकांत के अंदर पार्लियामेंट में, राज्यसभा के कंटेक्स्ट में। बस, वेरी गुड। तो अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हैं, दे प्रोवाइडेड इंस्पिरेशन टू लैटिन अमेरिकन्स। मतलब इन्होंने ये सोचा कि जब क्रांति अगर अमेरिका में और फ्रांस में होकर अगर ऐसी हो सकती है कि लोगों ने अपने आप को अपने लिए राइट्स पा लिए, अपने आप को क्रूर शासकों के कॉलोनियल पावर्स के चंगुल से बचवा लिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? नेपोलियन ने जब इन्वेजन करी थी स्पेन में और पोर्चुगल में 1808 में, इसकी वजह से साउथ अमेरिका के अंदर जो लिबरेशन स्ट्रगल्स थे वो और जल्दी उन्होंने हवा पकड़ ली, आग पकड़ ली। अब ऑलरेडी जो आज़ादी की जो एक भूख थी, इट वॉज ग्रोइंग अंडर द लीडरशिप ऑफ साइमन बोलीवर। ठीक है, यहाँ पर साउथ अमेरिका के अंदर ये हो रही थी, ये मतलब साइमन बोलीवार जो था साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए इंडिपेंडेंस के लिए ये एक तरीके से उनको लीड कर रहा था। और इसको एक टाइटल दिया जाता है वहाँ पर, एल लिबरेटर या फिर द लिबरेटर। ब्राज़ील के केस में इन द केस ऑफ ब्राज़ील, जो पोर्चुगीज रॉयल फैमिली थी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ पोर्चुगल बाय नेपोलियन, इनका परिवार भाग गया लिस्बन से, and thereby assisted the transition of Brazil from colony to independent nation। फिर इन्होंने भी साथ दिया कि ब्राज़ील को आज़ादी मिलनी चाहिए। ब्राज़ील के ऊपर यानी कि किसने कब्जा कर लिया था?
इन सारे देशों पे किसने कब्जा कर लिया था? दक्षिण भारत कह रहा हूँ, सॉरी, दक्षिण अमेरिका, ज़्यादातर कंट्रीज पे नेपोलियन की फोर्सेस ने, है ना। तभी तो उसको वर्ल्ड कॉन्करर बोला जाता है। आप सोच रहे हो कि फ्रांस से चलाया एक के बाद एक कंट्री को कब्जा करते चले जा रहा है, वर्ल्ड कॉन्करर था, बहुत दुनिया के अलग अलग इलाकों को इसने कब्जा करा है। उसके बाद पीड्रो वन, ही रिनाउंस द क्लेम टू द पोर्चुगीज थ्रोन, डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ ब्राजील। ये था पीड्रो वन और ये था साइमन बोलीवार। उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है जिसको बोला जाता है मोनरो डॉक्ट्रिन। आज़ादी की जो लड़ाई थी दक्षिण अमेरिका में, वो इंटेंसिफाई होती है जब नेपोलियन जो है 1815 के अंदर उसका खेल खत्म हो जाता है। अब मोनरो कौन था? ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये अपनी एक फेमस स्टेटमेंट लेकर आता है जिसको बोला जाता है मोनरो डॉक्ट्रिन, विच डिक्लेयर दैट अगर यूरोपियंस जो हैं, इफ यूरोपियंस इंटरफेयर्ड एनीवेयर इन अमेरिका, चाहे नॉर्थ अमेरिका चाहे साउथ अमेरिका, तो जो अमेरिकन्स हैं दे वुड बी वेजिंग अ वॉर, इट वुड अमाउंट टू वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द यूएस। ऐसा मान लिया जाएगा कि आप हमारे खिलाफ युद्ध लड़ रहे हो अगर आपने हस्तक्षेप करा, इंटरफेरेंस करी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। और अमेरिका इस टाइम पर काफ़ी सीरियस था। क्यों? 1776 के आसपास अपनी आज़ादी की लड़ाई जीत चुका था यूके से। दिस थ्रेट फ्राइटेंड द यूरोपियन पावर्स। मतलब ऐसा नहीं था कि यूएसए एक साथ मिलकर, जिसको हम आज कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो एक साथ मिल गए थे, लेकिन अलग अलग जो टेरिटरी थी, जैसे कि आपको बता रहा हूँ 17-18 जो स्टेट्स थी, उन्होंने ब्रिटेन वालों को खदेड़ फेंका था इन अ रेवोल्यूशन नोन एज अमेरिकन रेवोल्यूशन। 1830 के आसपास क्या होता है, पूरा का पूरा जो दक्षिण अमेरिका था ये यूरोपियन डोमिनेशन के चंगुल से बाहर निकल जाता है। इट वॉज फ्रीड एंड कॉलोनियल पावर्स वहाँ से भागती हैं एंड एक के बाद एक देश जो है वो आज़ाद होते चलते हैं। दस द यूएस प्रोटेक्टेड द साउथ अमेरिकन रिपब्लिक्स फ्रॉम यूरोप, बट देयर वॉज नो वन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द प्रोटेक्टर यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका अपने आप को क्योंकि संभाल सकता था, तो अमेरिका जो है वो प्रोटेक्टर बन के स्टार्ट हुआ। और यहाँ से आप कह सकते हो कि अमेरिका का एक प्रकार से जो ग्लोबल जो हेजीमनिक स्ट्रक्चर है ना, खुद की तो आज़ादी पाई ली और दूसरों को भी आज़ाद करता फिर पा रहा है, ये यहाँ से शुरू हो गया था। यानी कि जो साउथ अमेरिकन रिपब्लिक्स हैं उसको अमेरिका ने यूरोप के चंगुल से तो निकाल लिया बाहर, लेकिन अगर अमेरिका जो उनका प्रोटेक्टर बन रहा है, अगर ये कल को कब्जा करना चाहें या कोई बार्गेन करना चाहें या कोई टेरिटरी उनकी रखना चाहें साउथ अमेरिकन रिपब्लिक्स की, तो जब अमेरिका ही प्रोटेक्टर है तो प्रोटेक्टर से कौन बचवाएगा उनको? ये है इस लाइन का मतलब। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, तभी मैंने आपको ये बगल में लिख दिया ये कि अमेरिका का ग्लोबल हेजीमनिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया था। अब मुझे एक बात बताओ, अमेरिका कोई इतना सीधा साधा तो है नहीं, इतना अच्छा देश तो है नहीं शुरू से कि उसने साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को आज़ादी दिलवा दी और वो किसी भी प्रकार की बार्गेनिंग नहीं करेगा। बताओ, फ़ायदा नहीं उठाएगा उनका आगे चलकर। और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ अब किसी के पास जा सकते हैं जब आज़ादी ही उनको अमेरिका ने दिलवाई है? जा सकते हैं? कहाँ जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। डिसयूनिटी अमंग लैटिन अमेरिकन नेशनलिस्ट। जो लैटिन अमेरिका यानी कि सदर्न अमेरिका में जो भी अपने अपनी कंट्री में टॉप के जो लीडर्स थे, वो सिर्फ स्पेन और पोर्चुगल से नहीं लड़े। स्पेन और पोर्चुगल कहाँ की कंट्री हुई? कहाँ की? यूरोप की। वो आपस में ही लड़ने लगे। 1821 की बात है, सेंट्रल अमेरिका पूरे का पूरा एक बड़ी टेरिटरी
ये मैक्सिको से अलग हो गई। अब समझ जाओ मैं आपको मैप क्यों दिखा रहा था। कहाँ गया वो मैप अपना? पूरा का पूरा सेंट्रल अमेरिकन रीजन जो है ये मैक्सिको से अलग हो गया, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका इट्स हैव स्प्लिट इनटू 5 रिपब्लिक्स: कोस्टा रिका, एल सेल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास एंड निकारागुआ। वैसे यहाँ पर दे रखा है मैप आपको, मैं एक मिनट के लिए लेकिन आपको यहाँ से दिखाता हूँ जरा। ये देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, ये आपका साउथ अमेरिका। अब यहाँ पर आप देखो ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। शुरू में ये डिवाइड हुआ और यहाँ पर आपका ये एक के बाद एक देख लो। मैं येलो कलर से इसको मार्क कर देता हूँ। बाद में तो और वो बट गए, लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पर इतने पे, जैसे बेलीजे आया, ठीक है, पनामा बाद में आया। शुरू में किसकी बात यहाँ पर चल रही है? कोस्टा रिका। ये है कोस्टा रिका, ठीक है, नंबर 1। एल सेल्वाडोर नंबर 2, ग्वाटेमाला नंबर 3, होंडुरास नंबर 4 और ये आपका निकारागुआ नंबर 5। बाद में और कौन कौन बना, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक बेलीजे और एक पनामा। बेलीजे और पनामा। उरुगे जो है इट स्प्लिट फ्रॉम ब्राज़ील इन 1828। उरुगे ब्राज़ील की टेरिटरी देख रहे हो, ये नीचे 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 आते आते इतनी थी पहले। उरुगे ब्राज़ील से अलग हो गया। और उरुगे में लोग क्या खाते हैं? घोड़े। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि फेवरेट फूड है, लेकिन वहाँ पर घोड़े मार के खाते हैं लोग। मतलब जैसे मैं आपको एक ट्राइब के बारे में बता रहा था ना, वो अफ्रीकन ट्राइब है जो कि एनिमल्स को मारते नहीं है, उनका बड़ा सा वो इंजेक्ट करके वो ब्लड सक करते हैं उनकी गर्दन से, है ना, वो खून पीते हैं। बताया, दिखाया था आई थिंक मैंने आपको, है ना। 1830 में वेनेजुएला और इक्वाडोर दे सेसीडेड फ्रॉम ग्रैंड कोलंबिया, द रिपब्लिक क्रिएटेड बाय बोलीवार। वेनेजुएला और इक्वाडोर जो है वो कोलंबिया से अलग हो गए। ये है वेनेजुएला और ये है इक्वाडोर, ये कोलंबिया से अलग हो गए। उस टाइम पे उसका नाम था ग्रैंड कोलंबिया, जिसको ये जो लीडर था ना साइमन बोलीवार, इसने बनाया था, ठीक है। अब यूएसए के कुछ इंपीरियल इंटरेस्ट की यहाँ पर बात करते हैं। 20वीं शताब्दी का जब आरंभ होता है तो यूएस जो है इसने क्यूबा के ऊपर कब्जा करा और पोर्टो रिको के ऊपर कब्जा करा आफ्टर डिफीटिंग द स्पेनिश फोर्सेस इन 1898। तो 1898 से लेकर 1902 तक क्यूबा वॉज अंडर द यूएस मिलिट्री रूल। अब समझ गए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पर क्यूबा क्यों यूएसएसआर का दोस्त होता है और क्यों चिढ़ता है अमेरिका से, ठीक है। व्हेन अमेरिकन्स फाइनली लेफ्ट दे रिटेन्ड अ नेवल स्टेशन इन क्यूबा।
फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये कहाँ के प्रेसिडेंट थे? अमेरिका। ही मेड एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट टू द डॉक्ट्रिन इन 1904। कौन सी डॉक्ट्रिन में अमेंडमेंट कर दी इन्होंने? मोनरो डॉक्ट्रिन। थी तो वो अमेरिका की ना, चाहे भले ही उसको जो थे ये मोनरो जो थे प्रेसिडेंट वो लेकर आए थे, है ना। इट ऑथराइज यूएस इंटरवेंशन इन लैटिन अमेरिका इन ऑर्डर टू मेंटेन ऑर्डर। और मोनरो डॉक्ट्रिन में पहले क्या बोला गया था कि कोई भी जो पावर है, स्पेशली यूरोपियन पावर, वो हस्तक्षेप ना करे अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के अंदर या साउथ अमेरिका के अंदर, अदरवाइज ऐसा माना जाएगा कि वॉर लड़ रहे हो तुम हमारे साथ, है ना। लेकिन लास्ट लाइन याद है मैंने आपको क्या बताया था? लैटिन अमेरिका को अमेरिका ने तो बचा लिया, लेकिन लैटिन अमेरिका को अमेरिका से कौन बचाएगा? आई रिपीट माई वर्ड्स, लैटिन अमेरिका को अमेरिका ने तो बचा लिया, लेकिन लैटिन अमेरिका को अमेरिका से कौन बचाएगा? यही लिखा था ना, इसने ये लाइन छोड़ी थी। अब इसी की कहानी यहां देखो आगे। जब ये अमेंडमेंट इफेक्ट में आता है तो यूएस बिकेम द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस नॉट ओनली पॉलिटिकली बट ऑल्सो इन इकोनॉमिक्स। अब समझ गए ये साउथ अमेरिका वाले, ये ज़्यादातर आज भी ये जो कंट्रीज हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ये क्यों रिश्ते मतलब अच्छे करके रखना चाहते हैं ग्लोबल सदर्न कंट्रीज़ के साथ? क्योंकि वो जानते हैं कि वो भी डेवलपिंग, हम भी डेवलपिंग, और अमेरिका ने तो आज तक कुछ करा नहीं है। अमेरिका अगर फाइनेंशियल एड देता है या डेवलपमेंट करवाता है तो एक बार बताना, दुनिया भर में बांटता फिरता है इतना कुछ करते हुए, लेकिन अमेरिका का जहाँ फ़ायदा होता है अमेरिका वहीं तो पैसे इन्वेस्ट करता है ना। आज तक मदद करी है अमेरिका ने साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की, यूएसए ने। चाहता तो नीचे वाले कॉन्टिनेंट को बिल्कुल हाई डेवलप नहीं बना सकता था नॉर्थ अमेरिका की तरह? बताओ जरा, दुनिया भर में जितनी फंडिंग और यूएन वगैरह में ये बांटता फिरता है। ग्रेट डिप्रेशन इन साउथ अमेरिका, जो सिचुएशन आई थी ग्रेट डिप्रेशन की वजह से, इट मेड इट इम्पॉसिबल फॉर ओलिगार्किक रिजीम्स। अभी ओलिगार्की का मतलब क्या होता है? जहां पर कोई एक राजा नहीं होता है, एक मंडल होती है पूरी की पूरी, जो कि नंबर ऑफ राजा महाराजा मिलकर रूल करते हैं। वैसे ओलिगार्की ना, मतलब मैं जो राजा महाराजा वाली बात कर रहा हूँ, आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के या मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट से बता रहा हूँ। ओलिगार्की एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें डिसीजन मेकर्स आर क्वाइट फ्यू, मतलब दे आर मैनी इन नंबर, नॉट क्वाइट फ्यू, सॉरी, होते हैं अच्छे खासे नंबर के अंदर, और वो मिलकर डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ओलिगार्किक रिजीम्स, इट मेड इट इम्पॉसिबल फॉर ओलिगार्किक रिजीम्स टू अकोमोडेट फॉर द राइजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ सेवरल असर्टिव ग्रुप्स। जो अलग अलग लोग जो डिमांड कर रहे थे कि हमें रोजगार दो, इकोनॉमिक वो क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस दो, लिबर्टी दो, ये दो वो दो, तो सरकारों को वहाँ पर समझ में नहीं आया कि करना क्या है। हम एक एक कंट्री की अगर बात करें, मैक्सिको के अंदर देयर वॉज वायलेंट सोशल प्रोटेस्ट, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो थे वो निराश थे इस ओलिगार्किक रूल से, ठीक है। तो यहाँ पर मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल जो थे एंड पीजेंट कम्युनिटीज जो थे, इन्होंने सरकारों के खिलाफ रिवोल्ट करा। बाकी जगह पर क्या चल रहा था दूसरे साउथ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो थे, इट एनेबल्ड न्यूअर सोशल ग्रुप्स टू ऑब्टेन पॉलिटिकल पावर थ्रू द बैलेट बॉक्स। वो सत्ता में आ गए सरकारों को हटाकर। लैटिन अमेरिका पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट था सदर्न अमेरिकन कंट्रीज, दे प्रोटेस्टेड अमेरिकन इंटरवेंशन एंड दे डिसलाइक देयर डॉलर इंपीरियलिज्म। डॉलर इंपीरियलिज्म समझते हो? इसी के अगेंस्ट में हमने अप्रैल के अंदर, श्रेया याद होगा, डी डॉलराइजेशन इकोनॉमी वाला आर्टिकल डिस्कस करा था कि अमेरिकन डॉलर की हेजीमनी, याद है? हाँ, कि अमेरिकन डॉलर प्रोमिनेंट है, हर जगह पर एक्सेप्टेबल है ना। तो ये थोपने की कोशिश कर रहा था अपनी करेंसी कि हमारी करेंसी अपनाओ, अपनी मेन करेंसी सिस्टम का इसको पार्ट बनाओ। तो द अपोजिशन टू पॉलिटिकल इंटरवेंशन प्रोड्यूस अ चेंज इन यूएस पॉलिसी आफ्टर 1933। अब यूएसए को लगा कि ये तो हमारे खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है, अपोजिशन हो रहा है हमारे पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इन हिज गुड नेबरहुड पॉलिसी, नॉर्थ अमेरिका का नेबर कौन? साउथ अमेरिका। जैसे हम लोग क्या कौन सी नेबरहुड पॉलिसी अपनाते हैं? प्रायोरिटी, है ना, नेबरहुड पॉलिसी हम लोग भी अपनाते हैं ना, प्रायोरिटी टू नेबरहुड्स। और उसके बाद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए हम लोग क्या अपनाते हैं? लुकीज पॉलिसी। अब उसका नाम क्या है?
एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो गुड नेबरहुड पॉलिसी इसने अपनाई फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, इसका पूरा नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, एंड दे एग्रीड दैट यूएस वुड नॉट इंटरवीन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी स्टेट एंड इट वुड गिव इकोनॉमिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू लैटिन अमेरिका। डॉलर इंपीरियलिज्म एक ऐसी टर्म है विच इज यूज टू डिस्क्राइब द पॉलिसी ऑफ द यूएसए इन मेंटेनिंग एंड डोमिनेटिंग ओवर डिस्टेंट लैंड्स थ्रू इकोनॉमिक एड, यानी कि अमेरिका उनको पैसा देता जाएगा और उनको फिर अपने चंगुल के अंदर फंसा लेगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वैसे ये टर्म कभी यूज़ हमें करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर जैसे बात यही है, एक बार फिर से इसको देखो ज़रा, इट इज़ अ टर्म, डॉलर इंपीरियलिज्म मीन्स अ पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन मेंटेनिंग एंड डोमिनेटिंग ओवर डिस्टेंट लैंड्स, दूर दराज के इलाके जहाँ पर अमेरिका को जाना भी ना पड़े, लेकिन वो इकोनॉमिक एड दे दे तो वो उसके गुलाम बन जाए। आप किसी की आर्थिक मदद कर दो, पैसों से मदद कर दो, तो आपको एक अधिकार नहीं मिल जाएगा बताना उस पर्सन को ज़िंदगी भर सुनाने का या फिर गिनवाने का कि मैंने तुम्हारी मदद करी थी ऐसे ऐसे। उसमें होता है कि नहीं होता है, बताओ? दुनिया का ये दस्तूर है कि नहीं है कि एक पर्सन टू पर्सन अगर एक दूसरे की पैसे से मदद करें, या फिर कोई एक संस्था दूसरे संस्था की मदद करे, कंट्री दूसरे कंट्री की मदद करे, तो सामने वाले को उसके सामने फिर वो एक इक्वल स्टैंडिंग पे नहीं रह सकता, उसके सामने उसको झुक कर रहना पड़ेगा, राइट? अनटिल एंड अनलेस वो आप लोग इक्वल फुटिंग पे नहीं हो, वो सामने वाला पर्सन कभी ऐसा गिनवाए ना आपको, वो आपकी उतनी इज्जत करता हो जितनी दूसरों की करता हो, आपको अपना मानता हो, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा जनरली जहाँ पर पैसे इन्वॉल्व होते हैं? पैसा हमेशा ऊंच नीच का कारण बनता है कि नहीं बनता है? दुनिया का उसूल है यही। अब मुझे एक बात बताओ, जो इंडिया को $7 बिलियन की जो फंडिंग मिली, एड मिली थी, फंडिंग तो नहीं कहेंगे, फंडिंग काई की थी, लोन था, ठीक है, एड भी नहीं कहेंगे, सॉरी, जो $7 बिलियन का जो लोन मिला, कब मिला? 1991 में, थ्रू IMF और वर्ल्ड बैंक। तो ये जो कंडीशंस थी श्रेया ठाकुराइन के इंडिया को अपनी इकॉनमी खोलनी है इन टर्म्स ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, क्या मैं इसको उस जमाने के हिसाब से ऐसा कह सकता हूँ ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि इट वाज आल्सो डॉलर इंपीरियलिज्म? उन्होंने इकोनॉमिक एड तो नहीं दी, एक तो लोन दिया, लेकिन दूर दराज के इलाके जैसे अमेरिका कितनी दूर है इंडिया से, डोमिनेट करने की कोशिश करी कि नहीं करी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली? बताओ। तुम सिर्फ लोन देते और तुम ये कहते लोन चुकता कर दो, है ना? तुम्हारा क्या मतलब है कहने का कि इंडस्ट्रीज को लिबरलाइज कर दो और नेशनलाइजेशन को थोड़ा सा कम करो, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करो, और इंडियन इकोनॉमी शुड गेट कनेक्टेड टू द वर्ल्ड इकोनॉमी? ये तो चीज़ हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है ना। और मैंने आपको बताया भी था ना, ये बोला जाता है कि LPG रिफॉर्म्स जो थे वो पॉलिटिकल क्रिटिसाइजर्स या इकोनॉमिक क्रिटिसाइजर्स उस टाइम पर ये कहते थे कि इंडिया ने अपनी सॉवरेनिटी ही त्याग दी, सरकार ने घुटने टेक दिया अमेरिका के सामने। बताओ, क्लियर है? ये डिफिकल्ट तो नहीं लगा, मतलब ये साउथ अमेरिका वाला ये जो टॉपिक है, ये क्योंकि आपके लिए नया है, आप लोगों ने कभी ये सब सुना नहीं होगा, दिक्कत तो नहीं लगी? मैंने मैप वगैरह के थ्रू कोशिश करी कि मैं आपको आराम से समझा सकूं। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम बाद में देखेंगे इसको वैसे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ये वैसे, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन ही नहीं आया आज तक ऐसा कुछ, ठीक है ना? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमने ये चैप्टर देखा था वर्ल्ड बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स, अगला चैप्टर है हमारा प्रॉपर तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है? जिसके बाद ये आप देख रहे हो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस बनेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।